नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। प्रेस वार्ता में हम आपको बताते हैं वो कौन सी खबरें हैं जो आज पूरा दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं। वो कौन सी खबरें हैं जो आज न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आपको नजर आएंगी। इसके साथ ही वो खबरें जो टेलीविजन में आज पूरे दिन भर बहस का हिस्सा बनेंगी। इसके साथ ही वो खबरें जो सोशल मीडिया पर आज पूरा दिन ट्रेंड करने वाली है। और चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही सूरज पाठक एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ज्ञानेश वर्मा लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। और जय श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी और आपसे चाहूंगी कि आप दर्शकों का ध्यान जो है वो केंद्रित करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो कौन सी खबरें हैं जो आज पूरा दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? देखिए, मुख्य खबर ये है कि जो अमेरिका में कल ट्रायल हुआ है और इसमें जिस प्रकार से ट्रंप के ऊपर आरोप लगाया था, उस आरोप के सिद्ध होने के बावजूद ट्रंप यदि वहां चुनाव जीतते हैं तो उनको हटाया नहीं जाएगा। ये मुख्य रूप से जो प्रकाशित किया गया खबर है कि आज अधिकतर इंटरनेशनल स्तर पे ये खबर छाया हुआ है। कारण कि जब सजा होने के बाद उनको डर है ट्रंप को कि उनके जो समर्थक हैं उसमें 33% गिरावट होने की संभावना वो व्यक्त कर रहे हैं। और उन्होंने ये आरोप लगाया ट्रंप ने कि बिल्कुल ठीक है, चुनाव से पहले इस प्रकार के कार्रवाई कर मेरे जो समर्थक है उनका मनोबल गिराने का काम विपक्ष पार्टी या सत्ताधीन पार्टी कर रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट मैं बता देना चाहूंगा कि हर्ष मनी केस में कुल मिला के 34 आरोपी हैं, तो इसमें 4-4 साल की सजा का प्रावधान है। साबित करने के होने के बाद जो है राष्ट्रपति के रेस में भी बने तो रहेंगे, लेकिन वोटिंग के बाद यदि वो जीतते हैं तो ही वो बने रहेंगे। और जो सत्ताधीन पार्टी है उनका मकसद ये है कि ये जीत ना पाए, क्योंकि इस प्रकार का आरोप जब सिद्ध होता है तब जाके जो है लोगों के नजर में जो उम्मीदवार है उनके जो इमेज है उसमें काफी कुछ धक्का लगता है। दूसरा ये है कि पुतिन का जो दौरा है वो इसमें चीन में ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो 4 मुख्य ताकत है, भारत और अमेरिका, चीन और रूस, उसमें ये देखा गया है कि भारत जो है ये 2 देशों के दोस्ती भारत की है। एक है अमेरिका, दूसरा है रूस, लेकिन रूस का जो है चीन की दोस्त है। तो ये जो दौरा है, इस दौरे पर सबकी नजर रहेगी कि चीन के दौरे से जो है रूस क्या हासिल करता है और इनके बीच में क्या समझौता होता है। श्रीलंका की एक खबर है कि जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट में भारतीय और रूसी कंपनियों को मैनेजमेंट का कार्य मिल गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर चीन के लिए है, क्योंकि ये शुरू से ही जो है ये चीन इसके देखरेख करता था और अब चीन को हटा के भारत को ये मौका दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये भी चीन के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे भारत में भी हम लोग देखते हैं, वो खबर को भी प्रमुखता से आज प्रकाशित किया गया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसमें यदि कोई प्रदर्शन किया जाता है तो छात्रों को आमतौर पे गिरफ्तार करने से बचती है पुलिस। लेकिन अमेरिका में जो है लगभग 543 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो इजराइल और हमास के जो युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल का विरोध किया था। फिलिस्तीन का समर्थन करने पर कुल मिला के 543 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये भी एक राजनीति से प्रेरित है, धर्म से प्रेरित है, क्योंकि जो फिलिस्तीन पर जिस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं इजराइल के द्वारा, उससे सारे लोग चिंतित थे। उसी के चलते छात्रों ने पहले वहां पर आंदोलन किया और उसके बाद वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के चलते जो है इजराइल के जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है उन्होंने कहा कि
ये जो है घटना ठीक नहीं है, क्योंकि छात्रों को युद्धों के संबंध में किसी प्रकार से कोई इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, उनको दूरी बनाए रखना चाहिए। इस मामले में वो घायल भी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जब ये मामले पर कोई विचार देना चाहा, तब कई लोगों ने इनके ऊपर जो है हमले भी किया, और हमले के चलते ये दुर्घटना ग्रस्त हो गए हैं, घायल हो गए हैं, और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो कोई ज्यादा फर्क उनको पड़ा नहीं, चोट गई गंभीर नहीं है। लेकिन मामला ये है कि जब छात्र इस प्रकार के युद्ध में उतरेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको लेकर चिंता जरूर किया जाएगा। यही जो खबर है। इसके अलावा हमारा जो भारत है, भारत में जिस प्रकार से दोनों पार्टियां, मुख्यतः विपक्ष पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी जो है, इनके बीच में जिस प्रकार से भाषा का उपयोग किया जा रहा है, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको चिंता का विषय बताया कि जो भारत के जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन ने नया मोड़ लिया है कि दोनों विपक्ष पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी भाषा में जो गिरावट आई है, इसको लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चिंतन किया गया, और ये कहा गया कि सीधे तौर पे भारत को कोई हिदायत तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस पर चिंता व्यक्त करके जो यूएन के सदस्य है, उन लोगों ने यूएन पटल पर इसको रखा है कि किसी भी प्रकार से जो है अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इसको लेके भी जो है भारत को सावधान रहना पड़ेगा कि इसका कोई ना कोई पार्टी लेवल पे कोई गाइडलाइन तय करना पड़ेगा कि किन भाषाओं का उपयोग ना किया जाए, और इससे भारत की छवि विदेशों में खराब हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिस तरह से आपने बताया, क्योंकि हेट स्पीच को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी राजनीतिक दलों को नोटिस जो है वो भेजे गए हैं। सूरज पाठक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तो जय श्रीवास्तव जी ने बताया कि किस तरह से जो खबरें हैं वो आज सुर्खियों में रहने वाली है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से कल मतदान हुआ, मतदान का जो प्रतिशत देखा वो पहले फेज से तो ज्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं 2019 में जो दूसरे चरण के मतदान थे, जो इन 88 सीटों पर मतदान था, उस प्रतिशत से ये फिर भी कम रहा। तो अभी भी ये गंभीर स्थिति में है, और इसके साथ ही राष्ट्र में आज वो कौन सी खबरें हैं जो पूरा दिन भर ट्रेंड में रहने वाली हैं? बिल्कुल ऋषिका, मैं बताना चाहूंगा कि मतदाता का जो मौन था, और उम्मीद की कि मतदाता का जो मौन है मतदान के समय उसकी मुखरता बन जाएगा, वो जादू और वो स्विंग देखने के लिए नहीं मिल पाया है। 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान हुआ है। हालांकि पहले चरण का मतदान जो था वो 66% था, दूसरे चरण में 67% हो पाया है। बहुत ज्यादा उछाल नहीं आया। हालांकि उम्मीदें की जा रही थी कि दूसरे चरण का मतदान में ज्यादा प्रतिशत होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने 74% का अनुमान लगा के रखा था कि 74% के एवरेज में वोटिंग होगी, लेकिन दूसरे चरण में भी जो है 67% वोटिंग हो पाई। आपको बता दूं कि चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। जहां एक तरफ बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के उरखुल में का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ संदिग्ध लोग बूथ में घुसे हैं। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद के एक बूथ पर एक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर था, और ड्यूटी पर उसने खुद को गोली मार ली है, और वह मध्य प्रदेश का रहने वाला था। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में आरोप लगाया है कि बालूरघाट और रायगंज सीट पर महिलाओं को मतदान करने से रोका गया है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में नौकरी न मिलने की वजह से बेरोजगारी के कारण एक युवक ने एक ईवीएम मशीन ही तोड़ दी है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि उस मशीन का डाटा सुरक्षित है। इन तमाम चीजों को लेकर के बात करें मध्य प्रदेश में कल जो मतदान था, तो खजुराहो में विवाद हुआ था, और उसके बाद कारण 2 घंटे लगभग मतदान रुका रहा है। सतना में भी बिजली की समस्या रही मतदान केंद्र पर, क्योंकि एक बार देखी गई है कि कई जगह मतदाताओं ने किसी के विरोध के चलते मतदान का बहिष्कार किया था। हालांकि वहां देखा गया है कि अधिकारियों के द्वारा मतदाताओं को समझाइश दी गई है, मताधिकार के प्रयोग करने की अपील की गई है, तो उस विरोध को त्याग करके, बहिष्कार को त्याग करके मतदान किया गया है। मैं बात करूं अगर मध्य प्रदेश की 6 सीटों की, तो जैसा कि देखा जाए, तो हमने विधानसभा चुनाव में ट्रेंड देखा था कि विधानसभा चुनाव में महिला मतदाता आगे बढ़ चढ़कर आई थी, और महिला मतदाताओं का प्रतिशत कुछ बढ़ के रहा। लेकिन कल जो दूसरे चरण का मतदान हुआ है मध्य प्रदेश की 6 सीटों में, इन 6 सीटों पर
पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या 10% कम रही है। रीवा में हम देखें कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों ने लगभग 5% ज्यादा वोट डाले हैं। हम्म। टीकमगढ़ में भी हम देखें तो यहाँ पर 5.6% ज्यादा वोट पड़े हैं पुरुषों के। और लगभग यही आंकड़ा जो रहा सतना की बात करें तो सतना में महिला वोट पुरुषों की तुलना में वहां महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं। हालांकि 0.03% ही वह आंकड़ा उछल पाया है। रीवा में भी जो स्थिति रही है कि वहां महिला वोट जो है पुरुषों की तुलना में 2.6% रहे हैं। खजुराहो में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों ने ज्यादा वोट डाले हैं 6.9%। और होशंगाबाद सीट की बात करें तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों के ज्यादा वोट पड़े हैं और 8% ज्यादा वोट पड़े हैं। यानी अधिकतर जगहों पर पुरुषों ने ही ज्यादा वोटिंग की है महिलाओं को लेकर, क्योंकि बात की जा रही थी कि महिला जो मतदाता है वो अधिक है, लेकिन अब यहाँ पर जब हम वोट परसेंटेज देखते हैं तो पुरुषों ने ही ज्यादा वोटिंग की थी। सूरज जी, एक खबर और है, मैं चाहूंगी इस पर आप ध्यान केंद्रित करें दर्शकों का। सुप्रीम कोर्ट का कल जो ईवीएम को लेकर फैसला आया है, ईवीएम की मांग जो है वो विपक्ष उठा रहा था, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल, मैं इसी चुनाव की खबर के बाद में इसी खबर पर आने वाला था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के कई याचिकाएं लगाई गई थी कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनकी गिनती कराई जाए और मैनुअल काउंटिंग कराई जाए। तो उसको पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बता दिया था कि इसकी मैनुअल काउंटिंग संभव नहीं है और मैनुअल काउंटिंग में गड़बड़ी की संभावना रहेगी। साथ ही ये बताया गया कि वीवीपैट जो है केवल एक प्रिंटर है और वो इस मिलान के लिए है। जैसे कि देखा जाता है कि किसी बूथ पर 5 मशीनें निकाल ली जाती हैं और वो रैंडमली निकाल करके उनकी पर्चियों की गिनती कर ली जाती है। लेकिन यदि वीवीपैट की मशीन जो पर्चियां हैं वो कई हाथों से होकर के गुजरेंगी तो उसमें 2-3 चीजों की संभावना व्यक्त की थी सुप्रीम कोर्ट ने। पहली संभावना तो ये व्यक्त की थी कि उसकी स्याही छूट जाएगी। दूसरा, जो मतदान की गोपनीयता है वह भी भंग हो जाएगी। इसको लेकर के तमाम चर्चाएं हुई हैं और कल सुप्रीम कोर्ट ने 100% मिलान करने का जो याचिका थी उसे और बैलेट पेपर से भी मांग की गई थी कई याचिका में कि बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए, तो ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। जस्टिस खन्ना है, उन्होंने अपने 38 पेज का फैसला दिया है और उन्होंने लिखा है कि वर्तमान चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी पारदर्शिता है। उसमें मतदाता वोट देते समय वीवीपैट पर्ची को देख भी सकता है और इसके बाद पर्ची बॉक्स में गिर जाती है। इसलिए याचिका की जो अपारदर्शिता का तर्क है वह गलत है। दूसरी तरफ जो इस फैसले में जस्टिस दस्ता ने लिखा कि कुछ वर्षों से जो स्वार्थी तत्व हैं या कुछ ऐसे स्वार्थी समूह जो राष्ट्रीय उपलब्धियों को कमजोर करने के प्रयासों का ट्रेंड बढ़ा रहे हैं, इन्हें खत्म करना होगा, क्योंकि ये एक उपलब्धि है। आज भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो महापर्व चुनाव होता है तो कई देशों के लोग इस प्रक्रिया को देखने आते हैं कि इतना बड़ा चुनाव कैसे संपन्न होता है। तो आज भारत दूसरे देशों के लिए नजीर है और इसको क्योंकि उपलब्धि माना जा रहा है और इसे खंडित करने की जो कोशिश है उसको लेकर के, हालांकि इसको लेकर सियासी बयानबाजी हुई। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो कांग्रेसी और विपक्षी पार्टियों के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहे थे। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वीवीपैट से ज्यादा उपयोगी इस्तेमाल के लिए अपने अभियान को बढ़ाती रहेगी। अभियान यहाँ खत्म नहीं होगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, तो उसके बाद कोई संभावना बचती नहीं है। दूसरी तरफ करना चाहूंगा चुनाव से संबंधित कुछ और खबरों की कि जहाँ अब तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और तीसरे चरण का जो मतदान है वो 7 मई को होना है। उस तैयारी को लेकर के राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 30 अप्रैल को भिंड में उनकी सभा होना है और 2 मई को मुरैना में प्रियंका की सभा होना है। यहाँ जहाँ हम बात कर रहे थे थर्ड फ्रंट की बात करते थे, तो थर्ड फ्रंट में जहाँ इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी रही हैं खजुराहो सीट से, उनका नामांकन निरस्त होने के बाद में समाजवादी पार्टी की कोई मुख्य भूमिका या किसी मध्य प्रदेश की मुख्य धारा में किसी तरह की प्रचार, किसी तरह की रैली का नहीं देखा गया। लेकिन कल मुरैना में मायावती का आना एक नई चीज है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ग्वालियर चंबल वाला क्षेत्र है या हम विंध्य का बात करें, विंध्य क्षेत्र में बसपा का एक वोट बैंक है और बसपा अपने वोट बैंक को संभाल के रखती है। हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में
2018 के चुनावों में बसपा के प्रत्याशी की उपस्थिति देखी है, सपा के प्रत्याशी की उपस्थिति देखी है, उसके पहले भी बसपा के प्रत्याशी रहे हैं सदन में, लेकिन उस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि जैसा पहले कई कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है मायावती इंडिया अलायंस के साथ आ जाए, फिर उन्होंने नकार दिया, तो फिर सियासी गलियारों में चर्चा रही कि मायावती एनडीए के साथ जा सकती है, लेकिन वो एकला चलो की रणनीति पर रहे और उनके प्रत्याशी हैं। जिस तरह से कल जो मतदान हुआ वहां हमने देखा सतना सीट पर बसपा प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी की उपस्थिति के कारण त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया, और यही चीज रही है टीकमगढ़ विधानसभा लोकसभा में कि टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी के कारण त्रिकोणीय मुकाबला बनने की संभावना वहां हुई है। तो बसपा की उपस्थिति मध्य प्रदेश में और बसपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने कल मायावती मुरैना आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की अभी तक कोई सभा तय नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में सभा करेंगे या फिर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक खबर और है, क्योंकि ये खबर इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही देश न्यूज ने इस पर एक विमर्श किया था कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति चुनाव आयोग ने जब्त कर ली है। मैं बात करूं कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले कल मतदान होना था और मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की सामग्री जब्त की गई है और मध्य प्रदेश का यहाँ का 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। ये भी चिंताजनक है कि यदि ये काला धन है, यदि इसमें सोने चांदी का जिक्र करें, शराब का जिक्र करें, तो यदि ये चीजें ये वो आंकड़े हैं जो चुनाव आयोग ने पकड़े हैं, जब्त किए हैं, और हो सकता है कि चुनाव आयोग की नजरों से बचा करके, सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचा करके कुछ इस तरह की चीजें इस्तेमाल में भी लाई गई होंगी। ऐसी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यदि ये चीजें भी जो जब्त की गई हैं, जितना आंकड़ा है 250 करोड़ का, तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी इस तरह की चीजें राजनीतिक दल के प्रत्याशी यदि करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि मतदान को प्रभावित करने की ये कवायद जो है ये लोकतंत्र के लिए हितकारी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र में मतदाता को आजादी होती है अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो मतदान करें। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो हम घोषणा पत्र की बात है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री लगातार हमलावर हैं और घोषणा पत्र को निशाने पर लेकर के वो अपने हर भाषण में, हर जनसभा में बात कर रहे हैं। बात मंगलसूत्र की हो, पायल की हो, या फिर विरासत को लेकर के हो कि विरासत टैक्स की बात हो, तो उसको लेकर के कल जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कल वो भोपाल में थी, उन्होंने कहा है कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी मुस्लिम शब्द नहीं थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम शब्द का प्रयोग करके मतदाताओं को बरगलाने का या उन्हें भरमाने का काम कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी आपने, क्योंकि मैनिफेस्टो को लेकर जिस तरह से आप बता रहे हैं, लगातार मैनिफेस्टो पर निशाना बीजेपी की ओर से साधा जा रहा है और विपक्ष जो है वो सिर्फ यही बात पूछ रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो में एम फैक्टर को लेकर या फिर किसी भी वर्ग विशेष को लेकर कोई भी यहाँ पर स्पष्टता नहीं दी गई है। हमारे साथ ज्ञानेश जी भी जुड़े हुए हैं, ज्ञानेश वर्मा लखनऊ ब्यूरो से। ज्ञानेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में भी कल मतदान हुए हैं, क्या कुछ स्थिति रही है और आज की अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी खबरें उत्तर प्रदेश की सियासत से सामने आ रही है जो आज पूरा दिन भर ट्रेंड करने वाली है? ज्ञानेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा यूपी में अगर हम देखें तो 13% मतदान हुआ है और वहीं अगर हम देखें तो पहले मतदान करने के लिए, और अगर उसकी करें में बात करें तो 2019 में लगभग और कल जो है सबसे कम मतदान मतदान किया गया। ये बात है
आज थोड़ा फिर उसके भी कहीं न कहीं देखिए लेकिन कहीं न कहीं का आगे देश और इंग्लिश के मुकाबले 2024 संज्ञान में लेकर आगे आगे ठीक से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बिल्कुल ज्ञानेश जी, ठीक कहा आपने। और जिस तरह से आज एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है, सीएसी की आज बैठक है कांग्रेस की दिल्ली में, और अमेठी और रायबरेली की अगर मैं बात करूं तो इन सीटों पर आज क्योंकि प्रत्याशी घोषित होने की बात हो रही है, और अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका गांधी, इन नामों पर चर्चा हो रही है। क्या कुछ स्थिति इन नामों को लेकर देखने को मिल रही है अमेठी और रायबरेली से? इसे बना हुआ जानना चाह रहे लेकिन आप पहले है अब हम बात करेंगे दूसरे भाजपा की मतदाता कम से कम होते चले गए। बिल्कुल ठीक कहा ज्ञानेश जी आपने। लेकिन अब आज जो बैठक होने वाली है उसमें देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेठी और रायबरेली ये जो दोनों सीटें हैं हॉट सीट है, और इनको लेकर चर्चाएं जो है वो काफी है। कहीं ना कहीं आज बैठक के बाद इन दोनों सीटों की तस्वीरें जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज प्रेस वार्ता में लगातार हमने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है इस पर बात की। ये वो खबरें थी जो आपके काम की है, और ये वो खबरें जो आज पूरा दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।